Info for Patient। इन्फो फॉर पेशेंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियो भी आप देखते हैं उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करके अपना नाम, एज और सिटी हमें मैसेज कर दिया करें। इससे हमें आपकी बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है और डॉक्टर के बारे में भी, तो फिर हम आपको इजीली डॉक्टर साहब की सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि बेड सोर क्या होते हैं। और इसके काफ़ी डिफरेंट नेम भी हैं, मतलब मिलते जुलते। इनको प्रेशर सोर्स भी कहते हैं। वो जो पुराने लेटे रहने की वजह से, पेशेंट जब पुराना लेटा रहता है जी सर, तो उसकी वजह से जो ज़ख़म बनते हैं उनका ये नाम है। तो वो जो प्रेशर उसके बैक एरिया में, बटक्स में या सेक्रम पे या इवन नीज़ पे और हील्स पे, यानी या जिस भी सरफेस पे लेटा हुआ है उसमें कुछ तब्दीली आना शुरू हो जाती है और वो ग्रेड जब ज़ख़म की सूरत अख्तियार करते हैं तो उनको हम बेड सोर्स कहते हैं। यानी स्किन पे प्रेशर है, स्किन का कलर चाहिए। नॉर्मल जो कलर है पिंक है, जो नेचुरल कलर है, उसमें वो कलर नहीं रहा, वो येलो हो गया, वाइट हो गया, फिर ऐसा ऐसा रेड हो गया और रेड के बाद फिर ज़्यादा प्रेशर हो तो उसके बाद वो ब्लैक भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्किन के अंदर चेंजेस आती हैं ये ग्रेड 1 है। और उसके बाद स्किन में ज़ख़म बन गया, फैट से नीचे जो फेशिया होता है, थोड़ी सी टफ सरफेस होती है और उसके नीचे मसल्स हैं और फिर बोन्स हैं, बोन्स के साथ नर्व्स हैं, वेसल्स हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी। ग्रेड 2 ये है कि वो अल्सर बन गया और ग्रेड 3 ये है कि नीचे जो मसल और फेशिया है बेड सोर्स के साथ आते हैं उसमें बोन्स भी नज़र आ रही होती है, टेंडन्स नज़र आ रही है। ज़ख़म से बोन नज़र आ रही होती है, ज़ख़म से वो नज़र आ रही होती है। यानी इतना डीप ज़ख़म होता है। ये अल्सर बहुत पेनफुल होते हैं और अगर इनको नेगलेक्ट किया जाए तो वो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। कौन सा लेवल ग्रेड होता है जो इजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगी। वो ये होती है कि पेशेंट को उठा के चला दें। अब तो बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं, कैबेज हो गया, न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स हैं, तो ये अर्ली मोबिलाइजेशन यानी चलाना, बेड के ऊपर बिठा के या बेड से बाहर, ये बड़ी ज़रूरी है। जो पेशेंट मोबिलाइज्ड है उसको बेड से नहीं हो सकती। अब पेशेंट की काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी जो मेडिकल स्टाफ है, जो उसको ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसके बाद नीचे चेन है, फिर उसके बाद स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, तो वो बताते नहीं है। पेशेंट घर जाता है और उससे लेटे रहने की वजह से बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये बेड सोर भी है। तो उस चेंज को आने से पहले जो उसकी नर्सिंग केयर है कि हर 2 घंटे बाद उसको साइड चेंज कराते हैं। एक फैक्टर प्रेशर है और दूसरे फैक्टर जो हैं वो पेशेंट के फैक्टर्स हैं। यानी पेशेंट अगर ओबीज़ है या उसमें एनीमिया है, खून की कमी है, या वो डायबिटिक पेशेंट है, जितनी उसको बीमारियां होंगी उतने वो प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी एक दाएं तरफ करवट है, फिर 2 घंटे बाद बाएं तरफ करवट है, तो वो उसकी प्रिवेंशन है कि एयर मैटर्स जो है वो उसकी प्रिवेंशन में भी है, उसकी ट्रीटमेंट में भी है। तो उसको ये समझाना है कि घर जाके लेटे नहीं रहना। दूसरा, ये घर गया तो अब हर घर के अपने सर्कमस्टांसेस हैं कि उसके साथ अटेंडेंट्स कौन है, ठीक है, घर में कौन बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये सारी ये लेटने की कॉम्प्लिकेशन, एक नॉर्मल बंदा लेट जाए तो वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो सर इसका ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से ही पॉसिबल है या सर्जरी ही करनी पड़ती है? डिपेंड करता है कि वो किस डिजीज़ के साथ आता है। अपने कंसर्न प्राइमरी फिजिशियन के साथ जो भी है, कार्डिक सर्जरी हुई है, न्यूरो सर्जरी हुई है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जो भी है, ठीक है। अगर वो इन्फेक्टेड है उसको एंटीबायोटिक दें और उसमें कुछ सोल्यूशन जैसे जिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सीफेरिन है, हनी है, ठीक है। जिंक बड़ा इफेक्टिव है इसके लिए, जिंक हीलिंग में बड़ी हेल्प करता है। तो आप ये मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, साथ आप ड्रेसिंग्स कर रहे हैं, जैसे पोलीफेक्स की ड्रेसिंग है, बाकी जो साथ आप उसकी न्यूट्रिशन बेहतर कर रहे हैं, उसका एल्ब्यूमिन लेवल बेहतर कर रहे हैं, उसका एनीमिया बेहतर कर रहे हैं, तो ये ऐसा वो बेड सोर वापस आना शुरू हो जाए। डिब्राइटमेंट का मतलब ये है कि सर्जरी करके उसको आपने अंडर प्रॉपर एनेस्थीसिया, लोकल है, लेस लाइकली स्पाइनल या जीए, वो इस तरह का पेशेंट था जो बेड रिडन था और उसका बेड सोर बटक से लेके ऐसे शुरू हुआ कि नीचे जो बोन है, हिप बोन, 2 से 3 महीने के अंदर वो सारा भर गया। वो रीजनरेशन किया है, बड़े बड़े जख्म जो है हील हो जाते हैं। पोलीफैक्स ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। पोलीफैक्स ड्रेसिंग जो है वो अगर 2 टाइम आप शुरू कर दें और साथ यही सारे मैयर्स के साइड भी चेंज करा रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। नहला सकते हैं आप उसको अच्छी तरह, उसकी सफाई रखना बड़ा जरूरी है। यानी बेड सोर की वजह क्या बनी है, पेशेंट लेटा है, उस पर प्रेशर आया, मतलब एक पेशेंट जो बेड वेटिंग कर रहा है, जिसको यूरिन लीक हो रहा है, पैम्पर लगा हुआ है या फोलीज है, उसने बेड सोर की काज करना है। मतलब एक पेशेंट जो बेड वेटिंग कर रहा है, जिसको यूरिन लीक हो रहा है, पैम्पर लगा हुआ है या फोलीज है, अब वो जब यूरिन नीचे आएगा, वेट होगा, तो जाहिर है उसका वो उसने बेड सोर की काज करना है।
तो उसको नीट रखना, क्लीन रखना और ड्राई रखना और साथ प्रेशर ऑफ रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। या मेन ये डोमेन जो है वो सर्जन का है, जनरल सर्जन का। जिन हिस्सों में प्रेशर्स आते हैं, यानी आप जब लेटे तो आप फील करेंगे कि प्रेशर एरियाज कौन, एंकल तो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी हील्स पे आते हैं और बटक्स पे आते हैं, और फिर शोल्डर्स हैं। तो शोल्डर्स पे हमने कम देखा है क्योंकि सेक्रल एरिया और बटक्स हैं, और उसके बाद फिर हील्स हैं। तो इसी तरह जैसे आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं तो इन पेशेंट्स को हम और ट्यूब से फिर उसका प्रेशर जो है वो नीचे टच नहीं होता, और इसी तरह हील्स पे हम वो बैलून जो है, एयर बैलून कर लें या वाटर बैलून है भर के वो रखते हैं ताकि वो हील्स नीचे ना लगें और उसके शोर ना बने। तो मौसम का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है? तो समर इज़ मोर नोटोरियस दैन विंटर, इसमें ये फैक्टर है। तो जो भी अच्छी कंपनियाँ जो अफोर्ड किया जा सकता है वो मैनेज कर लें, और इवन घर में अफोर्ड नहीं भी करते एयर मैट्रेस तो उसमें आम जो गद्दे यूज़ होते हैं या घर का बिस्तर सॉफ्ट कर दें। Info for patient. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो फॉर पेशेंट के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम। तो आज हम उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में मौजूद हैं। डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती साहब हैं जो कि जनरल सर्जन लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, अपनी फील्ड के बहुत माहिर डॉक्टर हैं। आउट ऑफ सिटी से भी काफ़ी पेशेंट आते हैं इनकी वीडियो देख के। इन्फो फॉर पेशेंट के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, मुख्तलिफ हेल्थ इशू के बारे में जानते हैं, हम अपने आप को कैसे मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, उनका इलाज क्या है। इन्फो फॉर पेशेंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो भी आप देखते हैं उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करके अपना नाम, एज और सिटी हमें मैसेज कर दिया करें। इससे हमें आपकी बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है और डॉक्टर के बारे में भी, तो फिर हम आपको इजीली डॉक्टर साहब की सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हम आज डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती साहब के साथ हैं, उनसे जानेंगे कि बेड सोर क्या है, क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, और इसकी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी होती है तो उसके बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि 2-3 वीडियो काफ़ी अच्छी जा रही हैं और पेशेंट का भी काफ़ी फ़्लो है, पेशेंट काफ़ी उन वीडियो को देख के आपके पास अप्रोच करते हैं, तो हमने इस वजह से डिसीजन लिया कि आपसे फिर मिला जाए और मज़ीद हेल्थ के इशू पे किसी पे बात की जाए। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि बेड सोर क्या होते हैं? और इसके काफ़ी डिफरेंट नेम भी हैं, मतलब मिलते जुलते। इनको प्रेशर सोर्स भी कहते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर भी कहते हैं। वो जो पुराने लेटे रहने की वजह से, पेशेंट जब पुराना लेटा रहता है जी सर, तो उसकी वजह से जो ज़ख़म बनते हैं उनका ये नाम है। यानी एक ऐसा पेशेंट जो बेडरिडन है, जो चल फिर नहीं सकता, वो किसी वजह से बेड पे लेटा हुआ है, तो वो जो प्रेशर उसके बैक एरिया में, बटक्स में या सेक्रम पे या इवन नीज़ पे और हील्स पे यानी आता है, उसकी वजह से उस स्किन पे, उस एरिया में जो स्किन बेड के साथ अटैच होती है या जिस भी सरफेस पे लेटा हुआ है उसमें कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। उन तब्दीलियों को फिर ऐसा ऐसा हम ग्रेड करते हैं, और वो ग्रेड जब ज़ख़म की सूरत अख्तियार करते हैं तो उनको हम बेड सोर्स करते हैं। अच्छा सर, इसके ग्रेडिंग होती है बेड सोर की? हाँ जी, इसकी ग्रेड्स हैं। यानी पहला ग्रेड ये है कि पेशेंट लेटा हुआ है और उसकी प्रेशर की वजह से सिर्फ इस तरह की चेंज आई है जो सिर्फ स्किन तक इन्वॉल्व है, यानी स्किन पे प्रेशर है, स्किन का कलर चेंज, नॉर्मल जो कलर है पिंक है, जो नेचुरल कलर है, उसमें वो कलर नहीं रहा, वो येलो हो गया, वाइट हो गया, फिर ऐसा ऐसा रेड हो गया। यानी उसमें अगर इन्फेक्शन आ जाए तो वो रेड हो जाता है, और रेड के बाद फिर ज़्यादा प्रेशर हो तो उसके बाद वो ब्लैक भी होना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्किन के अंदर चेंजेस आती हैं ये ग्रेड 1 है। और जब स्किन से नीचे चली जाती हैं, यानी उसमें स्किन के अंदर चेंज आई और उसके बाद स्किन में ज़ख़म बन गया, तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 2। और जो स्किन के नीचे फैट, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, फैट से नीचे जो फेशिया होता है, थोड़ी सी टफ सरफेस होती है, और उसके नीचे मसल्स हैं और फिर बोन्स हैं, बोन्स के साथ नर्व्स हैं और वेसल्स हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। तो जैसे जैसे वो डीप जाता है इसी तरह ग्रेड ज़्यादा हो जाता है। ग्रेड 2 ये है कि वो अल्सर बन गया, और ग्रेड 3 ये है कि नीचे जो मसल और फेशिया है वो नज़र आना शुरू हो गया, और ग्रेड 4 जो बहुत ज़्यादा डीप चला जाता है। यानी ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जो बहुत एक्सटेंसिव
बेड सोर्स के साथ आते हैं, उसमें बोन्स भी नज़र आ रही होती है, टेंडन्स नज़र आ रही है। जख्म से बोन नज़र आ रही होती है, जख्म से वो नज़र आ रही होती है, यानी इतना डीप जख्म होता है कि वो ऐसे ऐसे वहाँ से शुरू हुआ, पेशेंट नेगलेक्ट हुआ, घर में जो भी रीज़न है, अटेंडेंट नहीं है या जो भी, उनको नहीं पता है कि इसको मैनेज कैसे करना है, वो ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते नीचे बोन तक चला जाता है। सर ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन और बड़ा पेनफुल होता है, ये बहुत पेनफुल होते हैं, ये अल्सर बहुत पेनफुल होते हैं, और अगर इनको नेगलेक्ट किया जाए तो वो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। यानी एक स्टेज वो होता है जिसमें वो इन्फेक्शन नहीं है, और उसके बाद जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होती है वो इन्फेक्शन सारे वूंड को भी इन्वॉल्व करती है, और उसके बाद वो वूंड से निकल कर बॉडी में भी फैल जाती है, जिसको हम सेप्सिस, पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाता है, यानी उस जख्म की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से वो बेहोश हो जाता है और सेप्टिसीमिया में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर फ़ौरन हॉस्पिटल आने की और इवन आईसीयू में एडमिशन की और उस जख्म की सफाई की ज़रूरत होती है। कौन सा लेवल ग्रेड होता है जो ईजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगी। यानी सबसे इजी जो मैनेज करना है वो ग्रेड 1 है, उसके बाद जो इजी मैनेज करना है वो ग्रेड 2 है, इसी तरह ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है। इजी का मैनेज करने का मतलब ये है बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें एज ए जनरल सर्जन जो हमारा एक्सपीरियंस है, सर्जरी के बाद सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि पेशेंट को उठा के चला दें। अब तो बड़े बड़े जो ऑपरेशन हैं, कैबेज हो गया, न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स हैं या ऑर्थोपेडिक के हैं, अब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, 6 घंटे बाद उसको चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये अर्ली मोबिलाइजेशन यानी चलाना, बेड के ऊपर बिठा के या बेड से बाहर, ये बड़ी ज़रूरी है। जो पेशेंट मोबिलाइज्ड है उसको बेड से नहीं हो सकती। अब जो पेशेंट किसी वजह से मोबिलाइज नहीं है, जिस तरह फालिज के पेशेंट्स हैं या जिनकी दोनों टांगें फालिज से मुतासर हैं, ठीक है जी सर, या ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी हुई है, उनको पेन बहुत ज़्यादा है और उनको किसी ने नहीं बताया। अब पेशेंट की काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जो मेडिकल स्टाफ है, जो उसको ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसके बाद नीचे चेन है, फिर उसके बाद स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, तो वो बताते नहीं है। पेशेंट घर देता है और उससे लेटे रहने की वजह से बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये बेड सोर भी है। तो जैसे जैसे उसको घर में ले जाके या हॉस्पिटल में उसको मोबिलाइज करेंगे, वो उसकी प्रिवेंशन है। दूसरी प्रिवेंशन ये है कि अगर फर्स्ट करें वो ग्रेड 1 डेवलप हो गया है, यानी पेशेंट लेटर फ्यू डेज, वीक्स एंड मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसकी इलनेस है, तो उसमें जब चेंज आया स्किन में, तो उस चेंज को आने से पहले जो उसकी नर्सिंग केयर है वो ये है कि हर 2 घंटे बाद उसको साइड चेंज कराते हैं। यानी वो जो आज को जो मैंने लफ्ज़ दिया प्रेशर सोर्स या प्रेशर अल्सर्स, तो बेसिकली मेन का जो प्रेशर है, एक फैक्टर प्रेशर है और दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो पेशेंट के फैक्टर्स हैं। यानी पेशेंट अगर ओबीज़ है या उसमें एनीमिया है, खून की कमी है, या वो डायबिटिक पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी सी पेशेंट है, लिवर का पेशेंट है, जितनी उसको बीमारियां होंगी उतने वो प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर आप उसको हर 2 घंटे के बाद साइड चेंज करा रहे हैं, ठीक है सर, तो वो प्रेशर नहीं आएगा, यानी प्रेशर से ऑफ कर रहे हैं वो एरिया, एक साइड है या दूसरी साइड है, और उससे वो जब प्रेशर ऑफ होगा तो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये उसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बचाव भी है और उसकी ट्रीटमेंट भी है। दूसरी जो उसकी प्रिवेंशन है वो ये है कि एक पेशेंट जाके घर लेट गया जो चारपाई पे है, और एक को आपने प्रोवाइड किया मैट्रेस, तो मैट्रेस भी 2 हैं, एक हार्ड मैट्रेस होता है, एक एयर मैट्रेस होता है। तो जो पेशेंट बेड सोर डेवलप करता है उसको अगर आपने एयर मैट्रेस दिया हुआ है और हर 2 घंटे बाद उसकी पोस्चर चेंज कर रहे हैं, यानी एक दाएं तरफ करवट है, फिर 2 घंटे बाद बाएं तरफ करवट है, तो वो उसकी प्रिवेंशन है कि एयर मैट्रेस जो है वो उसकी प्रिवेंशन में भी है, उसकी ट्रीटमेंट में भी है। अच्छा, तो ये चेंज करना, साइड चेंज करना और मैट्रेस कंफर्टेबल करना, ये उसकी प्रिवेंशन है। उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स जो मैं बता रहा हूँ, वो फैक्टर्स, एनीमिया बेहतर होगा, शुगर कंट्रोल होगी, और बाकी इलनेस, उसकी जो दूसरी इलनेस है वो इम्प्रूव हो गई है, तो डेफिनेटली वो उस फेज से निकल आएगा और जल्दी मोबिलाइज हो जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि कुछ पेशेंट इग्नोरेंस की वजह से वो, ये किसकी ये जिम्मेदारी है कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए? वो तो पहली जिम्मेदारी तो हॉस्पिटल से शुरू होती है। पेशेंट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसको ये समझाना है कि घर जाके लेटे नहीं रहना। ये तो मेडिकल जो स्टाफ है वो जिस लेवल पे भी है, हाउस ऑफिसर है, पीजी है या इवन नर्सिंग स्टाफ है, वो हर बंदे की जिम्मेदारी है कि उसको ये बताए। दूसरा, ये घर गए तो अब हर घर के अपने सर्कमस्टांसेस हैं कि उसके साथ अटेंडेंट्स कौन है, ठीक है, घर में कौन बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब मरीज़ को खुद तो शायद पता होगा लेकिन बस का नहीं भी पता होता, तो अटेंडेंट्स की काउंसलिंग करनी जो ज़रूरी है कि उनको लेटे नहीं रहने देना।
लेटर अब ये बेड सोर के अलावा उसकी डीवीटी है, यानी वेन के अंदर खून का जमाव, उसकी चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एटिलेक्टिसिस है, यानी छाती के अंदर इन्फेक्शन का ठहरना या नमूनिया है, तो ये सारी ये लेटने की कॉम्प्लिकेशन। एक नॉर्मल बंदा लेट जाए तो वो बीमार हो जाता है, ठीक है। तो ये उस जो बंदा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या उसके साथ एलोकेटेड है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसकी वो टेक केयर कैसे करे। तो सर इसका ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से ही पॉसिबल है या सर्जरी ही करनी पड़ती है? नहीं सर, मेडिसिन हर पेशेंट में मेडिसिन भी नहीं काम आती है और पेशेंट में सर्जरी भी नहीं करनी पड़ती। डिपेंड करता है कि वो किस डिजीज़ के साथ आते हैं। आप अगर मतलब पेशेंट को जो नर्सिंग केयर कर रहा है पेशेंट जो भी है घर में, फीमेल स्टाफ है या वटेवर, वो जब देखते हैं कि एक जगह पे छोटा सा जख्म बनना शुरू हो गया या वो स्किन के अंदर कुछ चेंजेस जो एबनॉर्मल चेंजेस हैं जिसमें कलर चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, तो उसमें वो उसको चाहिए कि वो कंसल्ट करे अपने कंसर्न प्राइमरी फिजिशियन के साथ जो भी है। कार्डिक सर्जरी हुई है, न्यूरो सर्जरी हुई है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जो भी है। और उसके बाद फिर उसकी वो जो ट्रीटमेंट है वो एक इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरी होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब जो ग्रेड्स हम बात कर रहे थे वो ग्रेड 1, 2 जो है वो लाइकली वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, लेकिन अगर उसमें आप उस अल्सर की उस प्रेशर सोर की ड्रेसिंग करें, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड है उसको एंटीबायोटिक दें और उसमें कुछ सोल्यूशन जैसे जिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ऑक्सीफेरिन है, हनी है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन है डिब्राइडमेंट के लिए, वो आप करें तो वो उसमें से उसको साफ करना शुरू कर देते हैं। यानी एक तरफ से आप मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन। जिंक बड़ा इफेक्टिव है इसके लिए, जिंक हीलिंग में बड़ी हेल्प करता है। तो आप ये मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, साथ आप ड्रेसिंग्स कर रहे हैं, जैसे पोलीफेक्स की ड्रेसिंग है, बाकी जो मैंने एजेंट्स बताए हैं उसकी है, साथ टू अर्ली आप पोस्चरल चेंज कर रहे हैं, साथ उसको एयर मैट्रेस दे रहे हैं, साथ आप उसकी न्यूट्रिशन बेहतर कर रहे हैं, उसका एल्ब्यूमिन लेवल बेहतर कर रहे हैं, उसका अनीमिया बेहतर कर रहे हैं और उसकी शुगर लेवल ठीक है, तो ये ऐसा वो बेड सोर वापस आना शुरू हो जाता है, यानी ग्रेड 2 से वो वापस आना शुरू हो जाता है। अब अगर वो ग्रेड 2 से आगे हैं, यानी उसमें फेशिया भी इन्वॉल्व हो गया, नीचे मसल भी नज़र आ रहे हैं और स्लाफ भी पड़ा हुआ है, इन्फेक्शन भी है, पस है, तो फिर उसकी हम जो अपनी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं वो डिब्राइडमेंट का मतलब ये है कि सर्जरी करके उसको आपने अंडर प्रॉपर एनेस्थीसिया, लोकल है लेस लाइकली स्पाइनल या जीए, तो उसमें फिर उसकी सारी सफाई करनी है और सफाई करने के बाद फिर यही सारे मैये जो कंजर्वेटिव पहले ट्राई कर रहे थे जो कामयाब नहीं हुए, आपको सर्जरी की तरफ आना पड़ा, फिर वो आपको उसी मैयस पे पैरेलल साथ चलना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी जो बेड शोर में मैंने की हुई है, वो इस तरह का पेशेंट था जो बेड रिडन था और उसका बेड शोर बटक से लेके ऐसे शुरू हुआ कि नीचे जो बोन है, हिप बोन, वो भी नज़र आ रही थी। तो बहुत एक्सटेंसिव उसकी डिब्राइडमेंट की और वो 2 से 3 महीने के अंदर वो सारा भर गया। यानी अल्लाह ताला ने जिसमें जो नेचुरल एबिलिटी रखी हुई है वो रीजनरेशन की है। बड़े बड़े ज़ख्म जो है हील हो जाते हैं अगर आप उसकी अच्छी सफाई कर दें, उसकी अच्छी ड्रेसिंग्स हो रही हैं, अच्छी उसको एंटीबायोटिक और मेडिसिन दे रहे हैं, तो सारे फैक्टर आपने ठीक कर दिए तो वो हील हो जाते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होती है सबसे पहले और फिर उसके बाद सर्जरी भी। तो सर बेसिक अगर इब्तदाई तौर पर शुरू हो तो इसके लिए क्या कौन सी क्रीम को आप रिकमेंड करते हैं? पोलीफेक्स ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, यानी उस एरिया को आप साफ़ करें सलाइन से, उसको ड्राई करें, उस पायोडीन लगाएं और थोड़ा पोलीफेक्स लगा दें तो उससे वो कोर हो जाता है। पोलीफेक्स ड्रेसिंग जो है वो अगर 2 टाइम आप शुरू कर दें और साथ यही सारे मैयर्स के साइड भी चेंज करा रहे हैं, एयर मैट्रेस भी है, उसकी न्यूट्रिशन भी बेहतर है, उसको बेड से उठाना शुरू कर दिया आपने, मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, तो वो ठीक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो सर क्या ये बेड सोर के मरीज़ों को नहला भी सकते हैं? नहला सकते हैं आप उसको अच्छी तरह, उसकी सफाई रखना बड़ा ज़रूरी है। यानी बेड सोर की वजह क्या बनी है, पेशेंट लेटर है, उस पर प्रेशर आया, उसकी हाइजीन ठीक नहीं रही, वो ज़ख्म इन्फेक्ट हो गया, यानी बैड हाइजीन की वजह से जो स्क्रैचेस हैं बेड के उन्होंने उसको और एग्रीवेट कर दिया, उसमें बैक्टीरिया इन्वेड हो गया, तो वो उसको साफ़ रखना ये तो पहला स्टेप है। उसको क्लीन करें, उसको ड्राई रखना बड़ा ज़रूरी। मतलब एक पेशेंट जो बेड वेटिंग कर रहा है, जिसको यूरिन लीक हो रहा है, पैम्पर लगा हुआ है या फोलीज है, अब वो जब यूरिन नीचे आएगा वेट होगा तो जाहिर है उसने बेड सोर काज करना है, तो उसको नीट रखना, क्लीन रखना और ड्राई रखना और साथ प्रेशर ऑफ रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो सर इसकी इब्तदाई अलामात में मरीज़ों को क्या करना चाहिए? कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो उसकी अलामात शुरू
शुरू ही ना हो। यानी जिस तरह हम कह रहे हैं कि उसको अर्ली मोबिलाइज प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के जो मेजर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे करें, और अगर डेवलप हो गए हैं फिर तो और कान खड़े होने चाहिए और कॉन्शियस हो जाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए पेशेंट पे कि एक बीमारी फर्स्ट को लेप्रोटमी हुई है या कोई भी सर्जरी मेजर सर्जरी हुई है और मरीज दूसरी प्रॉब्लम में दूसरी प्रॉब्लम है तो वो तो ठीक नहीं होगा, वो उसमें दूसरी बीमारी से वो प्रॉब्लम में और चला जाएगा या उसको लाइफ एट रिस्क हो सकती है। तो उसको फिर जब वो चेंजेस देखें तो बेहतर यह है कि प्राइमरी फिजिशियन से कंसर्न करें, या मेन जो डोमेन जो है वो सर्जन का है, जनरल सर्जन का, तो अपने एरिया में कोई भी जो अवेलेबल है उसको मिलें, उससे डिस्कस करें, और वो ग्रेड 1 2 इजीली मैनेज हो जाते हैं जिस तरह हमने सारा डिस्कस। तो सर ये आमतौर पर जिस्म के किन किन हिस्सों में होने का खर्चा होता है? जिन हिस्सों में प्रेशर्स आते हैं, यानी आप जब लेटें तो आप फील करेंगे कि प्रेशर एरियाज कौन कौन से। सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो बटक्स पे है, बैक पे है, और उसके बाद जो है वो एंकल पे है। ठीक है, दोनों एंकल जो हैं, हील्स जो हैं, ठीक है, एंकल तो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी हील्स पे आते हैं और बटक्स पे आते हैं, और फिर शोल्डर्स हैं। तो शोल्डर्स पे हमने कम देखा है क्योंकि यूजुअली होता है कि मरीज बैठ जाता है लेकिन चलता नहीं है, तो बैठने से भी ज़्यादा प्रेशर जो है बटक्स पे है। तो बटक्स सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो सेक्रल एरिया और बटक्स हैं, और उसके बाद फिर हील्स हैं। तो इसी तरह जैसे आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं तो इन पेशेंट्स को हम एयर मैटर्स के अलावा नीचे जो जिस तरह ट्यूब बनी हुई है, ट्यूब रखते हैं जो एयर ट्यूब है, और ट्यूब से फिर उसका प्रेशर जो है वो नीचे टच नहीं होता। और इसी तरह हील्स पे हम वो बैलून जो है, एयर बैलून कर लें या वाटर बैलून है, भर के वो रखते हैं ताकि वो हील्स नीचे ना लगें और उसके शोर ना बने। तो ये ज़्यादा कॉमन एरियाज यही हैं। और इसी तरह एल्बोज हैं, यानी अगर पेशेंट ने इस तरह एल्बो साथ लगाई हैं और वो उस पर प्रेशर आ रहा है तो एल्बो पे भी जख्म बन जाता है। तो सर मरीज़ को तकरीबन कितने दिनों बाद या कितने हफ्तों बाद आपके पास दोबारा फॉलोअप पे विज़िट पे आना चाहिए? वो तो कोई फिक्स नहीं है, मतलब पेशेंट एक दफ़ा मरीज़ कोई लाता है और उसके बाद आप जख्म देखते हैं तो उसके मुताबिक फिर प्लान होता है कि कितने दिन बाद दोबारा दिखाना चाहिए। अगर अर्ली बेड शोर है, कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो शायद उसको दोबारा आना ही ना पड़े, वो कंजर्वेटिव से ठीक हो जाए। और अगर आपने उसकी सर्जरी की है, जख्म गंदा है और उसको ड्रेसिंग की ज़रूरत है या दोबारा दिखाने की ज़रूरत है तो फिर विजिट्स जल्दी भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बीमारी नौयत पे। हाँ, नौयत पे। बेड शोर के मरीजों के लिए आपका क्या पैगाम है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी वो नौबत आई ना कि पेशेंट्स को बेड शोर डेवलप हो। अब ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या कोई भी घर में है जो बेड रिडन है, ठीक है, तो उसमें ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि इनको एज फैक्टर तो है ही है, खाना पीना कम हो जाता है, ठीक है, बाकी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें बाकी चीज़ों को मैनेज कराते करते ये ना हो कि वो इस चीज़ की तरफ प्रॉब्लम में आ जाए। तो वो उनको थोड़ा सा मोबिलाइज रखना ज़रूरी है, यानी उनको ये समझाना कि जी हर वक्त लेटे ना, फिर उनको जहाँ पे आपने लेटाना है उस बेड को कंफर्टेबल करें उसको, यानी जिस तरह हर बंदा एयर मैट्रेस शायद ना भी अफोर्ड कर सकते हो, ये यूज़ कर सके, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल की वो आइटम है, तो हॉस्पिटल बेड हर घर में नहीं भी होता, तो आप उसमें जो गद्दे हैं उसको कंफर्टेबल करें। उसमें जो एयर ट्यूब्स हैं, अगर कोई इस तरह के साइन शुरू होने लगे हैं तो उनको वो ट्यूब दें और उनको समझाएं कि आप एक पोस्चर पे ना बैठे रहें। बाज़ का एक पोस्चर पे बैठे रहने की वजह से भी वो शोर डेवलप हो जाता है, तो वो साइड थोड़ा सा करवट दिलाएं, दूसरी साइड पे बैठते हैं, ठीक है। इस तरह के मैयज फिर उनकी वही आप डाइट बेहतर करें, न्यूट्रिशन बेहतर करें, क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज होते हैं पेरेंट्स या पेशेंट्स जो भी हैं तो उसमें वो कॉम्प्लिकेशन के बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये उनकी खुराक बेहतर करें ताकि एनीमिया ना हो, उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज़ की जिस तरह बात कर रहे हैं वो कंट्रोल हो, हेपेटाइटिस जो है उसकी ठीक मैनेजमेंट हो रही हो, इस तरह के सारे इफेक्ट। तो सर मौसम का भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? जिस तरह गर्मियों में शायद ये ज़्यादा होते हो। गर्मियों में इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वो पसीना ज़्यादा आता है, तो जो स्वेटिंग है वो वेट करती है बॉडी को, ठीक है, और उसमें गर्मी में हाइजीन की करना वो ज़्यादा शायद डिफ़िकल्ट है, उसमें बाथ भी दे लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो समर इज़ मोर नोटोरियस दैन विंटर, इसमें ये फैक्टर है। तो सर एयर मैट्रेस आप कौन सा रिकमेंड करते हैं? ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं या? मुझे तो नहीं पता, मेरा लेकिन तो सर नहीं है, लेकिन आप रिकमेंड तो करते हैं ना। मुझे ये पता है कि कौन कौन सी कंपनी बनाती हैं, लेकिन ये है कि बस जो भी मार्केट में अच्छा अवेलेबल हो, जो अफोर्डेबिलिटी में आता हो वो ले लें। यानी एक फोम मैट्रेस है और एक एयर मैट्रेस है। एयर मैट्रेस में वो बबल्स बने होते हैं जिसमें दरमियान में ग्रूव्स होते हैं और साइड पे बबल्स होते हैं। जो भी अच्छी कंपनी है जो अफोर्ड किया जा सकता है वो मैनेज कर लें, और इवन घर में अफोर्ड नहीं भी करते एयर मैट्रेस तो उसमें तो आम जो गद्दे यूज़ होते हैं, जो घर का बिस्तर सॉफ्ट कर दें
तो उसमें आप वो कर लें यूज़। इसी तरह पिलोज़ हैं, पिलोज़ उनके सॉफ्ट करें, गद्दे सॉफ्ट करें, इस तरह की चीज़ें। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम।